Good morning, students. Today, our topic under business study is chapter staffing. In the previous section, we have studied planning, organizing, and this is our third function of management, staffing. हम staffing के बारे में पढ़ेंगे. Staffing एक बहुत important chapter है. क्या होता है, जैसे आप अपनी कंपनी शुरू करते हो, व्हाट यू डू प्लानिंग कर लिया आपने, देन यू मेड योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल है, डिविजनल है, कैसा स्ट्रक्चर वो बना लिया. अब आपकी बारी है, आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है अब आप एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करोगे ना, स्टाफिंग करोगे. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होता है कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन अब ये दीज आर टू वर्ड्स, स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट, ये दोनों अलग भी हैं, सुनने में भी अलग हैं. और इसी वीडियो में मीन्स इसी चैप्टर में आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कैसे करते हैं, राइट. तो हमारा आज का जो चैप्टर है स्टाफिंग, इसके भी हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है. नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको इसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ रहेंगी वो भी साथ में लिंक करके पढ़ाएंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग से. स्टाफिंग का सबसे पहले मीनिंग क्या है? स्टाफिंग इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. होता क्या है बेटा कि स्टाफिंग जो है ना, उसमें एक तो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं. रिक्रूट करना मीन्स हम बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं दैट कम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम पीपल शुड अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उनको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इन देयर पर्टिकुलर जॉब, उनको ट्रेनिंग देते हैं. बिकॉज जो नए एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, मीन्स कोई नया सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी में है जो उन्होंने कभी नहीं देखा है, तो हम उन्हें पहले ट्रेनिंग देंगे. और जब हम ट्रेनिंग देते हैं देन एम्प्लॉय क्या होता है, वो हमारे धीरे धीरे वर्क करना शुरू करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करता है मीन्स अगर वो जूनियर आया है देन वो सीनियर बनेगा, कभी मैनेजर बनेगा, कभी असिस्टेंट मैनेजर, इस तरीके से वो ग्रो करेगा. उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो स्टाफिंग कुछ इस तरीके से काम करता है. दोबारा से इसे पढ़िए, दैट स्टाफिंग इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम. मीन्स आप राइट पर्सन को, सही पर्सन को, अगर आपको कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू नीड टू रिक्रूट कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जिसको नॉलेज हो कंप्यूटर की. जॉब ये ना हो कि आपके अपॉइंटमेंट पियोन के लिए आपने जो अपॉइंटमेंट की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो हाईली क्वालिफाइड है, तो क्या होगा, वो ग्रेजुअली अपनी जॉब से हमेशा अनसेटिस्फाई रहेगा. और क्या होगा, जब वो अपनी जॉब से अनसेटिस्फाई रहेगा तो वो आपकी जॉब छोड़ के चला जाएगा. सो राइट पर्सन, राइट जॉब एट राइट टाइम. जो टाइम भी राइट होना चाहिए. अभी आपको ज़रूरत है तो आप अभी कीजिए. जब आपकी ये तीनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तब समझ जाइए आपका स्टाफिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. Placing the right person on the right job at the right time is called staffing. It is a very simple meaning. And मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमें किसी भी ऑथर की स्टाफिंग की डेफिनेशन या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी आप याद कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, दैट मेक्स अ सेंस. सो प्लेसिंग द स्टाफिंग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्या है, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग. सो स्टाफिंग में देखिए दिस पिक्चर्स आपको शो कर रही होगी. फर्स्ट पर्सन, राइट पर्सन आपको फिगर में दिखा रहा है, राइट जॉब एंड एट राइट टाइम. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग की आखिर इम्पॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग हम क्यों करते हैं? जैसे हमने बताया कि हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर में काम करने के लिए हमें लोग चाहिए ना, तो हम सही समय पे सही लोगों को हमें क्या करना है, रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना है.
सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेंट पर्सोनल। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, जो पर्सोनल होता है, ये पर्सोनल हम ज़्यादातर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे जो पर्सोनल्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है वो उस काम को करें। स्टाफिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब्स। और अब आपको मैं बता दूं, ये सब इंटरलिंक्ड है। ये जो जॉब्स आपने डिसाइड की थी, ये जॉब आपने कौन से चैप्टर में डिसाइड की? ये चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर आपने पढ़ा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो? डिसाइड करते हो ना कौन किसके अंडर काम करेगा, तो वो क्या उसकी जॉब है। तो ये इसके साथ डिसाइड हुआ है। हायर परफॉर्मेंस। अब हम जब सही तरीके से सही लोगों को अपॉइंट कर देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हाई होगी, वो हाईली मोटिवेट होंगे। सो हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सो वो ऐसे ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द फ्यूचर मैनेजर्स। मीन्स हमने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है क्लर्क पे, तो वो लाइफ टाइम क्लर्क नहीं बना रहेगा। उसके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो आगे सरवाइव करे, ग्रो कर पाए। जब उसे लगेगा कि मैं अब ग्रो नहीं कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेफिनेटली, अगर उसके अंदर जील है कि उसे ग्रो करना है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करेगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप हमेशा फ्यूचर मैनेजर्स के बारे में सोचें। तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैसे होगी? बाय प्रोवाइडिंग, हम क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू किसको? फ्यूचर मैनेजर्स। नए हमारे जो फ्यूचरिस्टिक मैनेजर्स हैं उनको। तो कुछ अगर हम कुछ लिख रहे हैं, मीन्स हेडिंग है, तो अब क्या होता है कि जब हम कभी कभी क्या करते हैं, हम सिर्फ हेडिंग पढ़ के फटाफट से एग्जाम में कुछ भी लिख देते हैं। तो ये जो सर्वाइवल एंड ग्रोथ है वो यहाँ पे सेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ को। बट हाउ इट लिंक्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमंस। सो हमें इन्हीं ह्यूमंस को क्या करना है? इनका ही ऑप्टिमम यूज करना है। हम एक्स्ट्रा लोगों को अपॉइंट कर देंगे, बहुत सारे लोगों को हमने अपॉइंट कर दिया है, हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, और हम फालतू में उन लोगों को सैलरी दे रहे हैं, फालतू में हमारे रिसोर्सेज उनके ऊपर वेस्ट हो रहे हैं। सो राइट पर्सन, राइट टाइम, एट राइट जॉब होना चाहिए। सो इट इज पॉसिबल बाय इंश्योरिंग द राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब पोजीशन। एक्स्ट्रा लोग, अब क्या होगा? एक्स्ट्रा लोग होंगे तो लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, हम उनकी कैपेसिटी को ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने जब 8th में 9th में होंगे तब आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एक ज़मीन पे हद से ज़्यादा लोग जब फार्मर्स काम करते हैं, तो वो भी एक छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग काम पे हैं लेकिन फालतू में काम पे लगे हुए हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और जब वो फालतू में उस खेत में लगे काम कर रहे हैं जब ज़रूरत ही नहीं है, तो वो पूरी एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं, पूरा काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी जितना भी टाइम वो दे सकते थे उससे बहुत कम टाइम दे पा रहे। तो ये क्या है? हमारा अंडर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। सो एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इज हार्मफुल टू द बिजनेस। ज़्यादा स्टाफ हो वो भी खतरनाक है, और शॉर्टेज हो स्टाफ की वो भी। अगर शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? कुछ ही लोगों पे सारा काम का बोझ आ जाएगा, और वो जो है काम की जो उनकी एफिशिएंसी होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, एंड दे विल ऑल्सो लूज द जॉब। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए आपको कितनी पर्सन कितना हैप्पी दिखाई दे रहा है। जब हम सही इंसान को सही जगह पे पोस्ट कर देते हैं, स्टाफिंग हमारी अच्छी हो जाती है, देन पर्सन ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाई होता है, उसका मोरल इंक्रीज होता है। सो जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रॉपर असेसमेंट एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसीज। रेम्यूनरेशन, प्रॉपर असेसमेंट करिए कि उस बंदे को अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, और आपको उसको सैलरी भी अच्छी दे रही है। जैसी जॉब वैसी सैलरी। अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की है, तो ये समझ जाइए कि आपका जो सबसे ऊंची वाली पोस्ट में पर्सन होगा वो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और पता चला कि आपके में सब गड़बड़ है, हाईएस्ट पोस्ट वाले को कम सैलरी है और उससे नीचे वाले पोस्ट को ज़्यादा सैलरी है, तो ये भी हार्मफुल है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप कल को जाके किसी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, तो ये सारे मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं। और हम कौन से डिसीजन पे, कौन से फंक्शन पे, हम हैं थर्ड फंक्शन पे, जिसका नाम है स्टाफिंग। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसको हम एक बार यही हमने जो पढ़े थे ऊपर उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट पर्सनल, हायर परफॉर्मेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के फीचर्स मस्ट इंक्लूड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट, बट ज़्यादातर हम जो हैं जब एग्जाम में फीचर्स आते हैं तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव पॉइंट ही शो करें। सो फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल मैनेजरियल फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा डिपेंड ऑन मैन पावर। आप आगे जो पढ़ेंगे वो भी मैन पावर। जब तक आपने सब कुछ तय कर लिया लेकिन लोग ही नहीं है काम करने के लिए तो क्या होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Next feature is pervasive. As you all know, pervasive means present at all the levels in the organization, perform staffing function. These are the three levels: top level, middle level and lower level. So तीनों पे available है। top level को अपने नीचे जो लेवल है उसके लिए उसको एम्प्लॉय करने हैं लोगों को, मिडिल लेवल को भी अपने लिए एंड लोअर लेवल को भी। सो इट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस साल लोगों को अपॉइंट कर लिया तो मुझे अब कभी भी लाइफ में उनको अपॉइंट नहीं करना है। बिल्कुल करना है। हो सकता है बीच में कई एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट आ जाए या नई न्यू जॉब पोजीशन आपने क्रिएट कर ली, न्यू प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसके लिए नए लोगों की ज़रूरत है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बंद नहीं होने वाला है। प्लेसमेंट, इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? इट प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज द मोटो ऑफ स्टाफिंग। सो फीचर्स को अगर हम सम अप करें, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, प्लेसमेंट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सीबीएसई ने ये वाला जो पार्ट है वो हटा दिया है, लेकिन सीबीएसई, जैसे मैंने आपको बताया, सीबीएसई बोल रहा है कि ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट क्योंकि ये 12th का ही पार्ट है तो आपको इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है सीखना पड़ेगा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड HRM। हम ह्यूमन रिसोर्स किसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे? ये मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की। जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है हम उसे मैनेज कर रहे हैं। सो इसका मीनिंग भी यही रहेगा। सो क्या मीनिंग है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस ड्यूटी इज परफॉर्म बाय अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड लेबर डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि जो भी लोग ये रिक्रूटमेंट करते हैं उनका टेक्निकल फील्ड ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, अब पहले क्या सोचते थे लोग, बिल्कुल एक छोटी सी हम हिस्ट्री में जाते हैं। पहले लोगों को लगता था ऑर्गेनाइजेशन को, अरे लोगों को हमें अपॉइंट ही तो करना है तो कोई भी कर सकता है, प्रोडक्शन वाला बंदा भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। और ऐसा हुआ भी। मैं पुराने ज़माने की बताती हूँ। फिर क्या होता था, जल्दी जल्दी लोग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे अब आप देखते हो कि MBA इन HR होने लग गया है क्योंकि अब जो प्रोफेशनलिज्म का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो चुका है। अब जो है कंपनी एक HR डिपार्टमेंट क्रिएट करती है, वहाँ पे टेक्निकल और प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया जाता है। वो गहराई तक जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर बंदे को रिटेन करना है, उसको डेवलप करना है, उसे प्लेस करना है, सेलेक्ट करना है। ये एक पहले जो लोग समझते थे बहुत हल्का सा काम है, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बदल चुका है। स्पेशली जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज़ के साइज़ बढ़ गए हैं। बार बार आप खुद सोचो, आपने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, उसको ट्रेनिंग दी और अब वो आगे आपकी जॉब को छोड़ के चला जाता है। फिर आप दोबारा एक पर्सन को एम्प्लॉय करते हो, फिर उसको ट्रेनिंग देते हो, फिर आगे दूसरा बंदा आपको छोड़ के चला जाए।
तो रिटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के जो आपका कह सकते हैं हम जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके अंदर। सो दिस ड्यूटी इज परफॉर्म बाय अ सेपरेट डिपार्टमेंट, और इस सेपरेट डिपार्टमेंट का नाम दिया गया लेबर डिपार्टमेंट। अब लेबर डिपार्टमेंट क्यों? क्योंकि पहले ना फैक्ट्री वगैरह से ये काम शुरू हुआ था, तो फैक्ट्री में मेजरली हमें लेबर लगती है, तो इन्होंने पहले एक लेबर डिपार्टमेंट क्रिएट किया। अब वो धीरे धीरे क्या बन गया है, उसका नाम भी अच्छा हो गया, उसको बोलने लगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो ड्यूटीज क्या होती थी इनकी? ड्यूटीज प्योरली कि इनको रिक्रूटमेंट करनी है। कैसे रिक्रूट करना है? दिस सर्च फॉर द क्वालिफाइड पीपल, एनालाइजिंग जॉब एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट कि आप समझ लीजिए स्टाफिंग का सारा काम इन्हें करना है। डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। कॉम्पनसेशन क्या होता है? हम सैलरी जो देते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई इंसेंटिव। इंसेंटिव से क्या होता है? इंसेंटिव मीन्स अगर हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसे ऑब्वियसली अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। तो HRM ही आगे आके बोला उसने कि है इंसेंटिव भी होना चाहिए। जैसे टॉपिंग्स, अगर आपको पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे, भैया तो मुझे फ्री में मिल गया, तो आप क्या करोगे और अपना अच्छा एफर्ट देने की कोशिश करोगे। तो सेम गोज फॉर दी एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन के साथ मीन सैलरी के साथ साथ अगर हम इंसेंटिव भी देंगे तो जो एम्प्लॉय है वो अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये भी जिम्मा जो है हमारे HR डिपार्टमेंट ने लिया है, दैट हम ट्रेनिंग और डेवलप करेंगे। पहले ट्रेनिंग देंगे उनको, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट करेंगे कि आप यहाँ रहिए, आपको और अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ड्यूटीज़ ऑफ HRM। ड्यूटीज़ क्या आती है इसकी? मेंटेनिंग लेबर यूनियन मैनेजमेंट। अब मैं जैसे आपको बताया बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर जब ये लिया तो भाई ये जो लेबर ज़्यादातर लेबर्स ही होते थे, है ना। सो लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन बहुत ख़राब थे। लेबर जो थी कभी कभी स्ट्राइक पे चली जाती थी, लॉकआउट हो जाता था। मैनेजमेंट भी लेबर से खुश रहती थी, एकदम से 100 लोगों को निकाल के नए एम्प्लॉयज़ भर लेती थी, तो इनके रिलेशन ख़राब होते थे। और मैनेजमेंट और लेबर को बाद में ही बात समझ में आई कि हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तो ये जिम्मा भी हमारा HR डिपार्टमेंट ने लिया। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स आती थी वो ये हैंडल करते थे। दे प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजरमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजरमेंट ऑफ मेजर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो लोग, जिन लोगों के मम्मी पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में, उन्हें पता होगा कि उनको कई तरीके की सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, जैसे पेंशन मिल जाना एम्प्लॉयज़ का गवर्नमेंट जॉब में, और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाना। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो प्रोवाइड होती हैं, और इससे जो होता है ना इनका वेलफेयर इंक्रीज होता है। डिफेंडिंग कंपनी इन लॉ सूट्स। अब क्या होता था कि जो हमारी कंपनी है ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती थी जो हमें लीगल लेके आनी होती थी, तो HR रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था कि हम अगर जैसे मान लीजिए लेबर ने कोई केस कर दिया, तो कौन जाएगा बार बार अपने प्रोडक्शन को बीच में रोक रोक के। तो कंपनी को कोई लीगल इशू आता था तो वो उसे डिफेंड करती थी आगे जाके। सो डिफेंडिंग कंपनी इन लॉ सूट्स, ये भी इसका एक पार्ट है। जो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, कि आप जाके आगे MBAs में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जब आप MBA in HR पढ़ेंगे तो ये सब बहुत ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि CBSE ने इसको थोड़ा रोक दिया है अननेसेसरी समझ के, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है। दो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया कैसे? ये ऐसे आया था, जैसे मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी। सबसे पहले क्या था? लेबर वेलफेयर ऑफिसर था। फिर लेबर जो थे ना कंपनी के अंदर, उनकी वेलफेयर का ऑफिसर बनाया गया। फिर धीरे धीरे वो क्या बने, उनका नाम दिया गया पर्सनल मैनेजर। थोड़ी सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी, और लास्ट में आज की डेट में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो यहाँ पे शुरुआत तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर से हुई थी, धीरे धीरे ये हम आगे बढ़ते चले गए।
नेक्स्ट हमारा है स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस मीन्स आपने देखा होगा प्लानिंग के भी स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग के भी स्टेप्स हैं, तो स्टाफिंग के भी प्रोसेस है। पहले हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, और स्टेप्स मीन्स इनका एक सीक्वेंस होता है और आपको इसी तरीके से उसे फॉलो करना है। तो सबसे पहला क्या है, नॉर्मल सोचिए कि आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि आप स्टाफिंग करने जा रहे हो, लोगों को भरने जा रहे हो, अपनी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप यही तो करोगे, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आखिर आपको लोगों की ज़रूरत, कितने लोगों की ज़रूरत है। सो प्लानिंग दी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड एंड देयर क्वालिफिकेशन, आपको ये प्लान करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जब आप ये प्लान करोगे तभी आपको फ़ायदा रहेगा ना। तो स्टाफिंग से पहले आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है, क्या एस्टिमेट करना है, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। अब आपने जब ये सोच लिया कि मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, तब आपने सबसे अगला कदम जो उठाना है वो है आपका रिक्रूटमेंट का। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर हम सिर्फ लोगों को बोलते हैं कि आइए हमारी कंपनी में आप अप्लाई करिए, अपॉइंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ पहले अप्लाई हो रहा है। सो ये जो हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव क्यों है ये, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप आइए और यहाँ पे अप्लाई करिए। तो चलिए पढ़िए इसको। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको उनको मोटिवेट करना है कि आइए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, अप्लाई करें। जैसे देखिए कैसे बोल रहा है ना, बोल बोल के बुला रहा है, आइए और अप्लाई करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, वो तो हो गया हमारा पॉजिटिव प्रोसेस, ये हो गया हमारा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब जो लोग आ गए आपके आसपास खड़े हो गए, उसमें से सभी लोग तो नहीं आप सेलेक्ट कर पाते हो। अब उन सारे लोगों में से आपको जब सेलेक्ट करना शुरू करते हो, सो आप what are you doing, you are choosing and appointing the right person for right job। तो अब आप क्या करोगे, सही इंसान को चूज करोगे और उसको अपनी जॉब में अपॉइंट करोगे। ये है मीन्स देयर आर मेनी एप्पल्स, दिख रहे होगा आपको, लेकिन यू विल चूज दिस वन। तो जब आपने इन सारे एप्पल्स को इकट्ठा किया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिक्रूटमेंट, है ना। और जब हम एक एप्पल को चूज करें देन व्हाट वी डू सिलेक्शन, ठीक है। फोर्थ स्टेप प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब एक नया बंदा आपकी कंपनी में आया तो थोड़ा थोड़ा उसे डर लगता है। जैसे आप स्कूल में आते हो, नए स्कूल में जाते हो, तो सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता है ना कि भाई कैसे लोग होंगे, क्या होगा, कितने बजे आना होगा, मैडम कैसी हैं, ये वाली मैडम कैसी है, ये सर कैसे हैं। तो आपको ये सब कौन बताता है। स्कूल में तो खैर आपके जो फ्रेंड बनते हैं पहले दूसरे दिन में, वो धीरे धीरे आपको सारी बात बता देते हैं और फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो, फिर आप आराम से उस स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो उस एनवायरनमेंट में, एंड आपका स्मूथ फंक्शन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब एक नया एम्प्लॉय आता है तो ये HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएगा और उसको इस कंपनी के रूल रेगुलेशन से, अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने पीयर ग्रुप से उसको क्या करेगा, उस पीयर ग्रुप से उसको मिलवाएगा। सो दीज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फेमिलराइजिंग दी सिलेक्टेड एम्प्लॉय। यहाँ पे हम क्या करें, फेमिलराइज करें किसको, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद देयर वर्क यूनिट्स, वर्क ग्रुप्स, जॉब्स and the organization, placing the right one on the right job. So it is the process of familiarizing। तो क्या प्रोसेस है ये, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये प्रोग्राम एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक MNC, इसमें स्पेशली एक के ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। जब आप कॉलेज में जाएंगे आफ्टर 12th तो फ्रेशर्स पार्टी सुनी होगी आपने, है ना, तो वो भी क्या है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम उसे कह सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ फेमिलराइज कराते हैं, हम मिलवाते हैं किससे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को विद देयर वर्क यूनिट्स, वर्क ग्रुप, जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लेसिंग द राइट वन ऑन द राइट जॉब। जिस तरीके से फिगर में दिखाई दे रहा है ऐसे सबको मिलवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने मिलवा दिया, अब आपका काम है कि उस पर्टिकुलर इंसान को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसे उसकी ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे
जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको पहले तो कुछ भी नहीं आता है, फिर आप ट्रेनिंग लेते हो, फिर आपका धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. सो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग इंटेंडेड टू इम्प्रूव द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज रेगुलरली सो एज टू इनेबल देम टू परफॉर्म बेटर. रेगुलर उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनके एटीट्यूड में चेंज लाइए, उनकी स्किल्स में चेंज लेके आइए. जब हम लोग कोई काम नहीं जानते तो हमारी स्किल क्या होती है, वो हमारी स्किल होती है ज़ीरो. हम धीरे 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 क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं और हमारा जो काम होता है वो और बेटर तरीके से हम कर पाते हैं. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब क्या होता है, HR नया हमारा आइटम क्या होता है स्टाफिंग प्रोसेस में, कि हम अब जो हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, रिक्रूट किया, एस्टिमेटिंग मैन पावर किया, फिर रिक्रूट किया, फिर सिलेक्ट किया, फिर उसको ओरिएंटेशन दे दी, ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद हमने उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है. अब हमने 1 साल बाद 6 महीने बाद हमें ये देखना है कि वो इंसान काम कैसे कर रहा है. जब हम उसको देखते हैं उस चीज़ को बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए. इनाम में क्या मिलता है, उसको इंक्रीमेंट मिलता है. सो इट इज़ दी पीरियोडिक असेसमेंट. एक पीरियड के बाद वो जो हमारी कंपनी डिसाइड करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज टू इंश्योर दैट वेदर दे आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद दी स्टैंडर्ड. जो हमने स्टैंडर्ड्स उनके लिए सिलेक्ट किए हैं, क्या वो उस स्टैंडर्ड पे अच्छे से काम कर रहा है या नहीं करना है. इस तरीके से हमें उनका पीरियोडिक असेसमेंट करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम असेस कर लेंगे तब हम उसे क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे. भाई हमने क्लर्क पे अपॉइंट किया था तुमने, और तुम्हारी हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया तो हमें पता चला कि यू आर एक्सीलेंट एट योर वर्क. जब आप एक्सीलेंट थे, आप ऐसे धीरे 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 जो है लैडर पे चढ़ते चल जाओगे. बिलो एवरेज से एवरेज, फिर वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट, फिर आउटस्टैंडिंग. सो हम आपको क्या कर रहे हैं, अब हम प्रमोट कर रहे हैं. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन. और जब कोई बंदा प्रमोशन में आ जाता है तो उसकी सैलरी भी बढ़ती है और उसका जो है पोजीशन का लेवल भी अप हो जाता है. वो अभी जब जूनियर था तो अब क्या हो जाएगा, सीनियर. इट गिव्स द एम्प्लॉयज एन अपॉर्चुनिटी to make use of their enhanced skill and encourages them to grow within the organization. और आप उसी के अंदर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करें, इसके लिए उनको एनकरेज किया जाता है. स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस में लास्ट है आपका कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन मीन्स पैसे, आप सैलरी आप क्या देना चाहते हो. इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस और सैलरी and other benefits to the employees on the basis of nature of job, risk factor, responsibility, qualification and experience. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़्यादातर चीज़ें ना इसी पर डिपेंड करती हैं कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को जितनी अच्छी सैलरी दोगे उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छाड़ के चला जाएगा. सो इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब वेजेस, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब. अगर उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उसे माइंस में जाना है, अंदर जाना है, वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, उसकी जान को खतरा है, तो वो सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको उसको सैलरी फिक्स करनी है. उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और सिंपल सी बात है, एज ऑफ ऑल अगर आप उसको ये सब चीज़ें नहीं दे पाओगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ के चला जाएगा और वो डिमोटिवेट रहेगा हमेशा. तो कॉम्पनसेशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो यहाँ पे एक समअप है, ये 8 स्टेप है. मैन पावर रिक्रूटमेंट, ये एस्टिमेटिंग मैन पावर, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन, देन हम उसको प्लेस करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, लास्ट में उसका प्रमोशन करते हैं और कॉम्पनसेशन डिसाइड करना. इसके बाद ये हमारा जो प्रोसेस है स्टाफिंग का वो पूरा हो जाता है. आज का जो वीडियो है बच्चे उसमें इतना ही. कल जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर इसके आगे और साथ में कुछ इस केस स्टडी भी लेंगे. आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए मैं केस स्टडी इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. कल की वीडियो में हम केस स्टडी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो ये थियोरेटिकल पोर्शन आपने कर लिया है. आपने आज के होमवर्क में क्या करना है, जो स्टेप्स है ना स्टाफिंग के वो बहुत सुंदर तरीके से बनाइएगा. जैसे लैडर नहीं बनाते हम, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आपने इस तरीके से जो है
अपना नाम लिख देना है ये ऐसे, तो आपका जो है ना देखने में भी अच्छा लगेगा। पहला यहाँ लिख दीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपको ऐसे याद भी हो जाएंगे। ठीक है। सो क्लास, थैंक यू सो मच। रीडिंग करिएगा एनसीईआरटी की बुक से, और रेफरेंस ले लीजिएगा आप पूनम गांधी से, और कोशिश करिए अगर आप पूनम गांधी पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 केस स्टडी जो मैंने अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।